कोई बाप अगर रोटी चुराए तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एक ये पाकिस्तान है। और दूसरा वो पाकिस्तान है जहां पे अरबों रुपए की घड़ियां और हीरे चोरी करने वाला शख्स जो है वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है तहफ्फुज के साथ। ये हैं दो पाकिस्तान। एक वो पाकिस्तान है जिसमें अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको पार्टी की सरबराही से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें 450 कनाल जमीन मलिक रियाज से लेने वाला शख्स आम सड़कों पे घूम रहा है और उसको 250 मिलियन डॉलर का फायदा पहुंचाने वाला शख्स इस मुल्क को अपने आप का लीडर कहता है। तो ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जिसमें एक फॉन्ट जो कमर्शियली अवेलेबल था, जो डाउनलोड करके कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, वो फॉन्ट वकील के इस्तेमाल करने पे कि एक वकील ने वो फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया और बहन और भाई के दरमियान में एक तहरीर, एक मुआहिदा लिखा कि मेरे बच्चों को अगर किसी ने बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो मेरी वेल्थ तो तुम करोगी। उस मुआहिदे की पादाश में एक तो वो मुल्क है जहां पे फॉन्ट को डाउनलोड करने पे 7 साल मरियम नवाज को सजा दे दी गई, और एक अलहदा मुल्क है। और ये वो मुल्क है जहां पे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के इलेक्ट्रिक को $1 बिलियन यानी $360 मिलियन का फायदा पहुंचाया। एक कोयले का प्लांट जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कराची के लोगों के लिए वो कोयले का प्लांट लगाएंगे, उसको पिछली हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने, असद उमर साहब जो CCOE के चेयरमैन थे, उन्होंने लिख के कहा कि अब आप ये ना लगाएं क्योंकि आपने एक जमाने में हमें £2 मिलियन दिए थे क्रिकेट के बहाने। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जहां पे प्राइम मिनिस्टर पुराना इमरान खान लोगों को कहता है कि अपने बच्चे जेलों में झोंक दो, मैं जेल भरो तहरीक चलाने लगा हूं, तुम अपने बच्चे और बच्चियों को कहो कि वो जाके जेलों में अपने आप को डाल दें। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें इमरान खान कहता है लोगों बाहर निकलो, मेरे घर के बाहर आ जाओ, कहीं मुझे जेल में ना डाल दें। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान है। एक में लोगों के बच्चे जेल में जाएंगे जिस पे कहा जा रहा है कि जाओ जेल में, जेल भर दो। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें जमान पाक में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों बाहर निकलो, मुझे बचाओ, कहीं मुझे ना जेल में डाल दें। वो बच्चे किसको हैं जिसको आप कह रहे हो कि जेल में डाल दें? और आप कौन सी दुनिया से आए हो कि आप जो मर्जी कानून की धज्जियां बिखेरते रहो और आपको जेल में ना डाला जाए? एक वो मुल्क है जिसमें रात की तारीकी में बाप के सामने, और जो बेटियों वाले बहनों वाले ये देख रहे हैं उन सबको पता है इसका मतलब क्या है, जब रात की तारीकी में बाप के सामने बेटी को हथकड़ी जान के लगाई जाए कि देख तू किसी जमाने में होगा वजीर आजम, लेकिन तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को हथकड़ी लगा के हम घसीट के लेकर जा रहे हैं जेल में। और एक वो पाकिस्तान है जहां पे कहा जा रहा है कि खान साहब आप आज नहीं आ सके अदालत, कोई बात नहीं कल आ जाइए। चलिए 2 बजे आ जाइए। अरे 2 बजे नहीं पहुंच पाए, कैसी बात है? तो 5 बजे आ जाएं, अदालतें तो खुली हैं। 5 बजे नहीं पहुंच पाए, 7 बजे के मुतल्लिक क्या ख्याल है? और खान साहब जो दूसरी दुनिया के आदमी हैं, उन्होंने कहा मैं 7 बजे भी नहीं आऊंगा, मेरा वकील भी नहीं आएगा, और जो कागज मैं भेजूंगा उस पर दस्तखत भी मेरे नहीं होंगे। तो भाई बात तो सही करते हैं। ये एक पाकिस्तान थोड़ी है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान है जिसमें लोग अपनी मां बाप की दवा नहीं ला सकते, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें अरबों डॉलर की गाड़ियां, वो गाड़ियां जिनके नाम नहीं आपने सुन सके, पोर्शे और मर्सिडीज और पता नहीं किस किस नाम की गाड़ियां, लोग अपने बच्चे नहीं पाल पाते
और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की, रुपयों की नहीं, अरबों डॉलर की गाड़ियां आ रही हैं जिनके नाम भी आपको मालूम नहीं है। एहतजाज इस बात पे किया जा रहा है कि हमारी इंपोर्टेड चॉकलेट आप रोक देंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे, और हमारे जो घर के जानवर हैं उनका डॉग फूड या कैट फूड के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, और जो इंपोर्टेड हमारे चूल्हे हैं और जो ओवन रेंजेस हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। हां भाई, लगाएंगे, लगाएंगे, इन तमाम आसाइशों पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि यहां पर दो मुल्क बनाए जा चुके हैं जिनका खत्म करना जरूरी है। आज हमने इन दोनों मुमालिक, दो मुल्क, एक अमीर का मुल्क, एक गरीब का मुल्क, एक ताकतवर का मुल्क और एक कमजोर का मुल्क, आज हमने वो मुल्क अलहदा कर दिए हैं। और हमने, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है, अमीर और ताकतवर के साथ नहीं, पहले पाकिस्तान के साथ नहीं, नए पाकिस्तान के साथ नहीं, पुराने पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ताकतवर के साथ नहीं खड़ी। ताकतवर को टैक्स किया जाएगा, अमीर को टैक्स किया जाएगा। यहां पर आज जो मैंने आपको कागज दिया है, ये सब कागज आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके जरिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि हमने आज दो मुख्तलिफ पाकिस्तान को अलहदा कर दिया है। आज के बाद गरीब आदमी का गैस का टैरिफ, यानी गैस की कीमत गरीब आदमी की अलहदा होगी और अमीर आदमी की अलहदा होगी। वो मां या बहन जो चूल्हा चलाती है, वो जितना भी चूल्हा चलाए, वो 2 यूनिट गैस इस्तेमाल करे तो उसकी कीमत कम होगी। और ये गुलबर्ग में और F6 में और क्लिफ्टन में और डिफेंस में रहने वाले लोग जब 2 यूनिट वही इस्तेमाल करेंगे तो गैस की कीमत ज्यादा होगी और उन्हें देना पड़ेगी। हम जो नया तरीकाकार आपके सामने लाए हैं, उसमें पाकिस्तान के 60% लोग, 59% लोग प्रिसाइजली, उनका टैरिफ घटा दिया गया है। उनके बिल या वही रहेंगे जो थे या बेशतर चीजों में। आपकी स्लाइड है और मेरी यह दरखास्त होगी कि यह स्लाइडें आप टेलीविजन के ऊपर चला दें। जैसे यह गुफ्तगू हो रही है, मेरी दरखास्त है तमाम सहाफियों से कि वो अपने टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर यह चला दें। जब 10 यूनिट अमीर इस्तेमाल करेगा तो दुगने तिगने पैसे देगा। जब वो 10 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करेगा तो आधे से कम पैसे देगा। तो ये जो दो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आज हमने फैसला किया है कि हम गरीब के साथ खड़े हैं। और मैंने बिल भी आपके सामने रख दिए हैं, मुख्तलिफ स्लैब्स। आपको मालूम है कि आप कितनी गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक स्लैब बने होते हैं। वही स्लैब अमीर का और है और वही स्लैब गरीब का और है। गरीब का कम है, अमीर का ज्यादा है। गरीब कम पैसे देगा उतनी ही गैस इस्तेमाल करने के, और अमीर आदमी 3 गुना ज्यादा पैसे देगा उतनी ही गैस इस्तेमाल करने के। और बोझ वो लोग जो साहिब सरवत हैं, जो सेठ हैं, वो उठाएंगे। आज हमने टी स्टॉल वाले का पाकिस्तान अलहदा कर दिया है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले का पाकिस्तान अलहदा कर दिया है। वो भी नंबर आपके सामने है। टी स्टॉल वाला जब गैस इस्तेमाल करेगा तो उसको आधे से भी कम पैसे देने होंगे, वो 800 रुपए देगा। जब सेठ बिजली इस्तेमाल करेगा, ताकि आप देख लें कि ये कोने में जो आपके तंदूर चला रहा है, जो टी स्टॉल चला रहा है इस मुल्क में, उसको कितनी गैस की कीमत देनी होगी, और ये सामने बड़े बड़े जो होटल हैं उनको गैस की कीमत कितना देनी होगी। आज हमने उनको अलहदा कर दिया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस मुल्क का मसला क्या है। इस मुल्क का मसला यह है कि कोई 1000 लोग हैं जो इस मुल्क पे काबिज हैं। ऐसा दिखता है ये तमाम कागज देखने के बाद, ये मुल्क सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क नहीं है।
ये 4 या 6 सरमायादारों का मुल्क है। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 1 मिलियन यूनिट जो हैं वो $2 के, $2 के बिकते हैं, $2 के। जब वो अपनी फर्टिलाइजर कंपनियों को या पावर कंपनियों को गैस देते हैं तो $2 की देते हैं। जब कतर ये गैस फर्टिलाइजर को और पावर कंपनियों को देती है तो $3 की देती है। जब बहरेन ये गैस देती है फर्टिलाइजर को या पावर को तो $4 की देती है। आपको मालूम है पाकिस्तान में ये गैस कितने की दी जाती है? 70 सेंट की। आप सऊदी अरेबिया से दुगने अमीर हैं, आप कतर से तिगने अमीर हैं, आप बहरेन से 4 गुना अमीर हैं। क्या आप सेठों को 70 सेंट और 130 सेंट की गैस दे रहे हैं और गरीब आदमी के माथे के ऊपर आप जाके मारते हैं बिल और उसको कहते हैं कि 35,000 40,000 कमाने वाले आदमी को कि तू 8,000 बिजली का बिल दे और 1,000 गैस का बिल दे। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये वजीर आजम का हुक्म है कि जितनी नई गैस मिले वो पावर को दो। जब हम भिक्की, हवेली, बहादुर शाह और ये दूसरे जो पावर प्लांट हैं जिनका आपको मालूम है, जो LNG के प्लांट यहां पर लगे हुए हैं, जब आप उनको LNG देते हैं तो 26 रुपए की बिजली बनती है 1 यूनिट। जो आप कीमत अदा करते हैं, चाय पिलाने वाला, पानी रखने वाला, आप सहाफी, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं कैमरों के ऊपर, ये अदा करते हैं वो कीमत 25-26 रुपए की। लेकिन अगर इन्हीं फैक्ट्रियों को गैस दी जाए वेलहेड से निकाल के तो यह कीमत 7 रुपए हो जाएगी। तो हमने यह फैसला किया है कि आने वाले वक्त में जितनी नई गैस मिलेगी वो इन बिजली के कारखानों को देंगे और गैस की पैदावारी कीमत जो है वो 25-26 रुपए से घटा के हम इंशाअल्लाह 7 रुपए पे लाएंगे ताकि गरीब आदमी पे बोझ खत्म हो। यानी क्या कमाल है कि हम बेहाल हुए जाते हैं IMF से $1 बिलियन लेने के लिए और $1 से $2 बिलियन की गाड़ियां लोग इंपोर्ट करते हैं इस गरीब मुल्क में जिनका नाम आपको नहीं मालूम। आप नाम नहीं ले सकते, उनके नाम इतने मुश्किल हैं। एक एक गाड़ी 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की है और आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है। हम टैक्स लगाते हैं, आप एतराज करते हैं। वो मां जो चूल्हे के ऊपर बैठ के पीढ़ी पे रोटी बनाती है और वो बेगम जिसके 3 या 4 मुलाजिम कुकिंग रेंज के ऊपर खाना बना रहे होते हैं, आज हमने उनको अलहदा कर दिया है और हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है। तो भाइयों, दोस्तों, सही कहता है खान, 2 हैं पाकिस्तान। एक वो जिसमें उसने सेठ को फायदा दिया हुआ था और एक वो जो पुराना पाकिस्तान है, जो गरीब का पाकिस्तान है। हमने ये फैसला किया है कि हम गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपसे ये दरखास्त करूंगा कि ये जो टैरिफ मैंने आपके सामने रखे हैं, खुदारा इनको टीवी पे चलाएं, स्क्रीन पे चलाएं और जो गरीब की कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज, उनका बिल अगर वो उस स्लैब की हाईएस्ट लेवल की भी इस्तेमाल करें, यूटिलाइजेशन करें, तो उनका बिल कम हो जाएगा। ये आपके पास पड़ा हुआ है डेटा जो मैंने आपको आज दिया है। तो बस यही मैं आपके सामने दरखास्त लेकर हाजिर हुआ था। ये मैंने नहीं कहा भाई, ये मैंने नहीं कहा। जी देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में मैं बड़ी मुअद्दबाना ये बात करूंगा। ख्वाजा साहब तो बड़े मेरे तो लीडर हैं और मैं उनको हमेशा लीडर मानता हूं, उनकी बात को मैं नफी भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट में नहीं है। डिफॉल्ट उस वक्त होती है जिस वक्त मुल्क अपनी पेमेंट करने से कासिर हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते कि हम अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते। ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई।
मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये थी कि जो तंगी आई हुई है एलसीज के खुलने में और एलसीज के मैच्योर होने में, एलसीज के कंफर्म होने में, वो उसको रेफर कर रहे थे। बात उनकी इस हद तक ठीक है कि एलसीयां कंफर्म होने में मुश्किल आ रही है, मगर मुल्क डिफॉल्ट में इस वक्त नहीं है। आपके डिपार्टमेंट में एसएनडी पीएलसी जो चेयरपर्सन है रूली और एमडी साहब जो है हमदानी साहब, इनके दरमियान इस वक्त इख्तियारात और मफादात की एक जंग चल रही है। वो उसका नहीं मानता, वो उसका नहीं, एक कहता है मैं सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ हूँ, एक कहता है मैं शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हूँ। ये बोरान कैसे हल करेंगे जब खुद ही अपने महकमे में आपकी लड़ाई जारी है? नहीं, मैं नहीं समझता जी, शायद सारे हम सब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ है, तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ है कोई, तो वो हम सब के साथ है। जहां तक महकमे के अंदर एक मसला चल रहा है बोर्ड के अंदर और एग्जीक्यूटिव के अंदर, उसको अब जो मिनिस्ट्री है, वैसे तो ये मामलात बोर्ड और एग्जीक्यूटिव को खुद हल करने चाहिए, लेकिन अब क्योंकि उनके अंदर एक इम्पास आया है तो उसको हल करने के लिए मिनिस्ट्री इंटरवीन कर रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर ये तमाम मामलात तय हो जाएंगे। लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं, इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है मिनिस्ट्री के अंदर। ये मामलात बोर्ड और एग्जीक्यूटिव के दरमियान थे जो वो उनको खुद हल करना थे, जो वो नहीं कर पा रहे, और इसका अब फैसला क्योंकि वो नहीं कर पा रहे तो अब इसका फैसला मिनिस्ट्री करेगी। सदर साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि वो तरीके से कई सालों से मतलब ये लोगों ने गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, गवर्नमेंट के खाते में पैसे भी चले गए हैं, जो 2 साल का 3 साल का फ्लोर होगा वो भी कुछ एजेंट माफिया भी छाया हुआ है। गैस के हमले में अफसरान ने पीछे धंधा भी किया तो अच्छा है, लेकिन लोगों के जिनके कनेक्शन नहीं लागे उससे भी तो थोड़ी सी गरीब भी सुने ना। तो आप कह रहे हैं कि गुलबर्ग का रेट ज्यादा का मुख्तलिफ होगा, यहाँ का मुख्तलिफ होगा, तो गुलबर्ग में भी तो गरीब रहता है ना, तो ये भी देखेंगे आदमी के लिहाज से जो गरीब है। मेरी 2 चीजें, एक गैस कनेक्शन है और एक नहीं। आपने जो एक मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँ। पहली बात यह है कि जब से हम आए हैं एक भी मीटर नहीं लगा। अगर किसी का मीटर लगा है तो वो मेरे सामने ले आए। पहली बात, मेरी बात तो सुन ले, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। किसी का मीटर नहीं लगा। सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं लगा। मीटर इस वजह से नहीं लगा कि जो गैस आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे बेच सकते हैं। आप बेच सकते हैं, आप बैनुल अक़वामी LNG ला के बेच सकते हैं। जिस भाव वो LNG आती है वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो फिर तीसरी बात आ जाती है कि फिर ऐसा करते हैं कि किसी सब्सिडी के जरिए दे देते हैं। तो ये मुल्क बर्बाद सब्सिडीज के लिए तो हुआ है। अभी जब मैंने आपको बताया है कि जो गैस सऊदी अरेबिया 2, कतर 3 और बहरीन $4 की दे रहा है वो आप 70 सेंट की बेच रहे हैं। मुल्क नहीं, परचून की दुकान भी ऐसे नहीं चल सकती। तो जो चीज आपके पास नहीं है वो आप नहीं बेच सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा यही है। हमारी जैसे गैस डिस्कवरीज होंगी, हमारे पास जैसे गैस के इजाफी ज़खायर आएंगे, इंशाअल्लाह हम ये तमाम कनेक्शंस खोलेंगे। लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, और अगर खोलेंगे तो फिर बोझ सबको उठाना होगा, और क्योंकि इस मुल्क में गरीब ज्यादा है तो बोझ गरीब पे ज्यादा पड़ेगा। ये नहीं करने का, ये काफी हो चुकी है। जो आपने गरीब और अमीर की तफरीक पूछी है, वो गुलबर्ग का रेट अलहदा नहीं किया गया, गरीब का रेट अलहदा किया गया और डेटा के जरिए अलहदा किया गया है। बिस्प का डेटा इस्तेमाल किया गया है, सर्दियों का डेटा इस्तेमाल किया गया। आपको मालूम है कि गर्मियों और सर्दियों में गुलबर्ग का सेठ या कच्ची आबादी में रहने वाला दोनों चूल्हा जला रहे होते हैं, बिल बराबर होता है। पता चलता है जब नवंबर आता है और गैस हीटर हर कमरे का अलहदा चलना शुरू होता है, और नवंबर आता है तो हर घर का, हर बाथरूम का गीजर अलहदा चलना शुरू होता है। वहां से आपको समझ आती है अमीर कौन है और गरीब कौन है। कौन है वो मां जो चूल्हे पे बैठी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, और कौन है वो लोग जो इसरार कर रहे हैं कि भाई मेरे कमरे का तो अलहदा गीजर होना चाहिए, आपके कमरे का जरूर अलहदा गीजर होना चाहिए, लेकिन अब आपको पैसे देने होंगे उस अलहदा गीजर के। ये तफरीक की गई है। इसमें गुलबर्ग और कच्ची आबादी की तफरीक नहीं की गई, इसमें गरीब और अमीर आदमी की तफरीक की गई। आप कुछ कहें? एक मिनट। आप देखते जाएं, हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी आपके सामने टैरिफ आ गए हैं ना, तो अगली डिटर्मिनेशन आएगी तो उसमें देख लीजिएगा क्या होता है।
शटडाउन हुआ था, पूरा मुल्क बंद हो गया था, अचानक से गायब हो गई थी बिजली मुकम्मल तौर पे, उसकी रिपोर्ट सामने आई है, कौन गिरती है, ये बता दें। दूसरे ये बता दें कि 20,000 मेगावाट जो बिजली आपकी पैदा होती है वो घरों को और चीजों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो इंडस्ट्री के लिए आप बिजली किस तरीके से, कुछ तरीके का ऐसा क्यों नहीं बनानी गवर्नमेंट की, इंडस्ट्री बढ़ाई जाए ज्यादा से ज्यादा, उससे लोगों को रोजगार मिले, सिर्फ घरों को ठंडा करने के लिए सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, तरीका इसमें चेंज क्यों नहीं करते आप? जी हाँ, देखें वो जो रिपोर्ट है आपको मालूम है वो सामने आ गई, वो जमा करवा दी गई है, लेकिन क्योंकि काबीना का इजलास अभी नहीं हुआ, उस रिपोर्ट की मंजूरी काबीना से हो तो फिर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने ही वो लिखी है, मेरे साथ टीम थी, बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरी रहनुमाई भी की और मदद भी फरमाई, प्रोफेसर्स थे, टेक्निकल लोग थे, तो वो आप मुझे 1-2 दिन दें, वो काबीना के सामने पेश हो जाए, फिर मैं इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप 100% बात ठीक कर रहे हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है, लेकिन अब हमारे दिल में जो है, मैं आपके सामने, वजीर आजम के दिल में है जो बात हो, मैं आपके सामने रखता हूं। अब हम उस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे जिसको आप स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज कहते हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे। अब हम ये जितने कॉलेजों से निकलने वाले बच्चे बच्चियां हैं जिनको 60 लाख या 1 करोड़ या 50 लाख या 40 लाख या 2 करोड़ में जो छोटी छोटी अपनी कारखाने लगा सकते हैं, हमारी अब कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम उनको प्रमोट करें। हम मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम उनको भी प्रमोट करेंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो लोग जो मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, जो मुल्क में एलीट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उनको हम रेजिस्ट करेंगे। बाकी हमारे सर आंखों पे मुल्क की मईशत चलेगी, कारखाने चलेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, हक हलाल से लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जो काम करना चाहेगा हम उसके खादिम हैं, हम उसकी खिदमत करेंगे, हमारी टीम उनकी खिदमत करेगी और इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल प्रोलिफरेशन हम करेंगे। और इस राउंड के अंदर स्मॉल टू मीडियम साइज यानी यंग बच्चे बच्चियां जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो हमारी तरजीह होगी। कौम को कब तक रिलीफ देने का हुकूमत का ख्याल है? कि दूसरा ये फरमाएं कि जो आपका मुआहदा पेट्रोलियम के हवाले से रशिया से चल रहा है, वो एग्जैक्ट कोई डेट आप दे सकते हैं कि वो कब पाकिस्तान में आ जाएगा और उसके बाद कितनी प्राइसेस जो है प्रोड्यूस हो जाएगी? जी, इसके साथ सेकंड मैं आपके सवाल भूल जाऊंगा, मैं वाकई भूल जाऊंगा, मैं आपके इसका जवाब दे दूं। फिर पहला आपका सवाल था, देखिए पेट्रोलियम की कीमत का सिर्फ 2 चीजों से ताल्लुक है। पेट्रोलियम की कीमत का ताल्लुक है बैनुल अक़वामी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है उससे, और दूसरा रुपए और डॉलर की जो ताकत है, जो कीमत है, उससे। जब हम पेट्रोल खरीदते हैं तो हम डॉलर में खरीदते हैं, उसकी जो बैनुल अक़वामी कीमत है वो हमें देनी पड़ती है, वो कोई हमें कहीं से डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन हमें रुपयों से पहले डॉलर खरीदना होता है, फिर डॉलर में पेमेंट करनी होती है। इस वजह से जब रुपया कमजोर होता है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। तो अभी आपने देखा कि रुपए के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता एकदम बढ़त आई, मगर अब कमी आ रही है, रोज 2 रुपए की 1.5 रुपए की कमी आ रही है। तो जैसे जैसे रुपया स्टेबलाइज होता चला जाएगा, इन कीमतों पे उसका असर आएगा। लेकिन बैनुल अक़वामी में जो मंडी में जो कीमत है तेल की, अगर हम उससे सस्ता तेल बेचने की कोशिश करेंगे तो यह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। रूस वाला सोलर के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है? क्योंकि डोमेस्टिक के लिए सिर्फ उन लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है जो 1 मेगावाट जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं सवाल, हाँ भाई सवाल, पहली बात यह कि सर रूस का मुआहिदा जो है वो मार्च के आखिर तक फाइनलाइज हो जाएगा, यानी अप्रैल में हमें उम्मीद है कि हम अपने ऑर्डर्स देना शुरू कर देंगे और अप्रैल के एंड या मई तक ये गैस आनी शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त तकरीबन 1/3 जो हमारा खाम तेल है, 1/3 वो रूस से इंपोर्ट करेंगे। तो उसमें जो भी हमें कमर्शियल टर्म्स मिलेंगी बेहतर, जो डिस्काउंटेड मिलेंगी, वो आवाम को पास थ्रू होगा, उससे लोगों को सहूलत मिलेगी। हम इस भाई मैं जवाब तो दे दूं। हाँ, जो सोलर है, आपको पता है कि हुकूमत की पॉलिसी है कि 10,000 मेगावाट इजाफी सोलर इस वक्त ऐड किया जा रहा है। उसमें सिर्फ 1 मेगावाट वाली स्कीम नहीं है, उसमें 650 मेगावाट वाली स्कीम है, जिसका एक बिडिंग राउंड हो चुका है, जिसके अंदर कहा गया है उसको अभी फाइनलाइज करके नेपरा से टैरिफ लेके उसका बिड डाल दी गई है। वो बड़े पार्क हैं, 650 मेगावाट के पार्क हैं। दूसरा जो है वो हम
जितने भी गवर्नमेंट के तमाम अपने इदारे हैं उनकी छतों के ऊपर सोलर लगा रहे हैं 100%, वो भी काम शुरू हो चुका है। तीसरा, रूफटॉप के ऊपर तो पुराना काम चल रहा है जिस पे रिवर्स मीटरिंग हो रही है। और चौथा, जो आपके डिस्कोज हैं उन पे, क्योंकि डिस्को के इर्द गिर्द तो कोई किसी के पास कोई 1000 एकड़ जगह ही नहीं है ना भाई, उधर तो 1 मेगावाट ही आप बनाएंगे। अगर किसी के पास कोई छोटी मोटी लाहौर के साथ जगह है तो वो 1 मेगावाट ही बनाएगा ना, वरना तो आपको पूरा सहरा चाहिए। तो जिन जगहों पे 600-650 मेगावाट के कारखाने लगाए जा रहे हैं वहां पे इर्द गिर्द सहरा की जमीन है, उसको आइडेंटिफाई करके हुकूमत लीज दे के फिर वो लगा रही है। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि आपने कहा कि हमने डोमेस्टिक सेक्टर को, गरीबों को दिया, लेकिन जो नोटिफिकेशन ऑर्डर किया है उसमें जो घरेलू सेक्टर है 124% इंक्रीज है, पावर में 22.8% है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में 34% है। आपने उनको पहले 100 बिलियन का आती पैकेज थी आपकी गवर्नमेंट ने, अब विड्रॉ कर लिया। पहली पॉलिसी गलत थी या वाली गलत है, 6 थी तो 31%। तो आपको सिर्फ ये दोषा सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर में मिला जो रिलायंस नहीं है, जो आपको कुछ नहीं सकता। तशरीफ रखें। तो बात ये है, आपने कितनी बताई इंक्रीज? आज मैंने आपको दिखा दी वो 124। किसके ऊपर इंक्रीज है? कोई किसी को एतराज है? किसी को इस मुल्क में एतराज है कि अमीर आदमी के ऊपर बोझ डाला जा रहा है? मैंने आपको डेटा आज दे दिया है कि गरीब आदमी का बिल कम हो जाएगा। आपको एतराज? यार बात तो जवाब तो यार यार देख यार जवाब तो मेरे यार आप तो नाराज हो रहे हैं। जवाब तो आप जब मैंने आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप ना पूछे मैं नहीं देता। जब आपने सवाल पूछा है आप कमाल, आप तो ऐसे लगता है कि जी, आप तो ऐसे लगता है कि जो सरमायादार सेठ है उसका मुकदमा इधर लेकर आए भाई। वो मुकदमा, यार मेरी बात तो सुन लें आप। मैंने सुन लिया, आपको लगा मुझे नहीं सुनाई दिया। वो 20 अरब डॉलर का लाने वाला ही सेठ है भाई। अगर आप सुने मेरी बात, अगर आप लोग उसका मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। मेरी बात सुन यार बैठ, हाँ बैठ जाए 100, कोई बात नहीं। जो सेठ है वो अब अपने पैसे पूरे दे रहा है। इस वक्त जो हमारी टैरिफ रिक्वायरमेंट है वो 1000 है। हर सेठ जो है या 1100 या 1200 दे रहा है नए टैरिफ में। कोई सेठ इस वक्त सब्सिडी नहीं ले रहा इस नए टैरिफ में। तो पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात यह है कि जो डोमेस्टिक कस्टमर है जिसके ऊपर बढ़ाया गया है उस पर गरीब आदमी जो 60% है, 60% लोगों का गैस का बिल कम हो जाएगा। और मैंने आपको मैक्सिमम स्लैब्स का बिल जो है वो प्रिंट करके दे दिया है। इस वजह से जिसको सेठ का मुकदमा लड़ना है वो लड़े, उसके साथ लड़ाई होगी। ये मैं आपको साफ बात बता दूं और आप लिख डालें मेरी जानिब से कल तमाम पर्चों में कि जो इस मुल्क में एलीट कैप्चर करने की कोशिश करेगा उसके साथ लड़ाई होगी, जो उसको प्रमोट करेगा उसके साथ भी लड़ाई होगी। यह किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये 22 करोड़ लोग हैं जिसमें से 21 करोड़ लोग गरीब हैं। इस मुल्क पे उतना ही हक गरीब लोगों का है जितना अमीर लोगों का है। तो हमने अमीर लोगों की सब्सिडी गैस से खत्म कर दी है। हमारी जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है वो 1050 रुपए है, हम उनसे 1100 और 1200 चार्ज कर रहे हैं। पुराने वक्त गए, अब नया वक्त आ गया है। साहब ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया है कि कोई जो है गैस कनेक्शन न्यू नहीं दिया जा रहा और आपका ये कहना है कि गैस हमारे पास मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब आपने पिछले दिनों हाफिजाबाद में अरबों रुपए का एक इफ्तिताह किया गैस मंसूबे का। ये बताइएगा कि जब आपके पास गैस मौजूद नहीं है तो वहां पे पैसे क्यों आप खर्च कर रहे हैं? जो पिछले साल 3 है जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस ठीक से जमा कराई है उनको कनेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे? दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि जो आपने जिक्र किया गरीब और अमीर सारत का, इसके ऊपर इंप्लीमेंट कब होगा? ये हो चुका है, गरीब और अमीर वाला टैरिफ इंप्लीमेंट हो चुका है और पहली जनवरी से हो चुका है। तो जो बिल अब आएंगे उसके अंदर ये नया टैरिफ मौजूद होगा और उसका फायदा गरीब आवाम को अब मिलेगा, इस बिल में मिलेगा जो अब आपके सामने आएगा। तो ये होगा नहीं, ये हो चुका है। दूसरी बात, जो हमने वहां पे जो हम स्कीम्स लगा रहे हैं उसकी वजह यह है कि स्कीम लगाने में 1-2 साल लगते हैं। हम 2 पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं इस वक्त, एक टाइट गैस पॉलिसी
पाकिस्तान में दुनिया के बड़े तरीन ज़खायर मौजूद हैं टाइट गैस के, जिसके मुतल्लिक कोई पिछली हुकूमत पॉलिसी नहीं लेकर आई। वो पॉलिसी अब सर्कुलेशन में आ चुकी है, उस पर तमाम इदारों से कमेंट्स मांग लिए गए हैं और वो इंशाल्लाह काबीना से अप्रूव हो जाएगी अगले 10-15 दिन में। दूसरी, जो वेल हेड बंद हो चुके हैं, पुराने वेल हेड जो बंद हो चुके हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट $1 या $2 के थे और उस कीमत पे वो गैस नहीं निकाली जा सकती थी, उसकी भी नई पॉलिसी लाई जा रही है। तो ये जो हम स्कीम बिछा रहे हैं वो इस वजह से बिछा रहे हैं कि ये स्कीमें लगने में 1-2 साल लगेंगे। हमारी पॉलिसी के नतीजे में जो बंद वेल्स हैं जिनमें गैस पड़ी है, उनसे हम गैस निकालेंगे, टाइट गैस को हम यहाँ पे परवान चढ़ाएंगे। ऑफशोर के अंदर भी हम एक राउंड बिडिंग का करवा रहे हैं और इस उम्मीद के ऊपर कि हम नई गैस लेकर आएंगे, हमने कुछ चीदा जो जिनके पैसे दिए जा चुके हुए थे उन स्कीमों का इजरा किया है। आखिर इनसे सेकंड सवाल, आप रशिया से आप गैस ले रहे हैं, पाकिस्तान सितंबर में ले रहे थे, तो क्या ये नहीं था कि वो उस वक्त ले लेते? आप ये दो क्वेश्चन है कि अगर मैं हाजिर वो आपने रूस के जो वजीर आए थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, मौजूद थे आप उधर? तो वो मेरे कहने पे चलते हैं रूस वाले, तो फिर खान साहब के कहने पे तो नहीं चलते ना। पहले आपने हमें कहा अमरीकी एजेंट, अब आपने कह दिया रूसी एजेंट। मैं भाई आ रहा हूं पहले सर जवाब तो दे दूं, सर जवाब दे के आपके पास हाजिर है सर। हर चीज बात यह है सर, यहां पे जो उनके वजीर आए थे उन्होंने कहा कि जो मामला 45 दिन पहले शुरू हुआ था वो मामला हमने कंक्लूड कर दिया। 45 दिन पहले क्या हुआ था? मैं रूस गया था ये मुआहदा करने। उसके अलावा जो रूस के सफीर हैं उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की, रूस जाके गैस की पाइपलाइन की बात की थी। उसके अलावा जितनी फाइलें मेरे पास पड़ी हैं, किसी फाइल के ऊपर कागज पे नहीं लिखा कि कोई भी बात आज तक हुई है गैस के हवाले से। तो ऐसे हवा में ये वही साइफर है कि मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूं, दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसके जरिए साबित हो गया कि मेरे अलावा सब गद्दार हैं। ये क्या बात हुई भाई? आखिरी सवाल। देखिए अभी तक तो जो लोग पैसे वापस लेना चाहें हम एक बना लेते हैं स्कीम और वापस कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं, कर लेते हैं उनसे बात। लेकिन बात ये असल में ये है कि मैंने आपको जो 2 नई स्कीम्स बताई हैं, हमें उम्मीद है कि गैस निकलेगी। अगर कोई नहीं लेना चाहता तो ठीक है, तो मैं अपनी टीम के साथ बैठ के तो एक स्कीम बना देता हूं जिसमें जिन लोगों को पैसे वापस लेने हैं वो ले लें, कोई हर्ज नहीं। हाँ, इलेक्शन मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन अपने वक्त से होने चाहिए। हम इलेक्शन में, मेरा पैगाम पीटीआई को यह है कि आ जा भाई सामने इलेक्शन करवा ले। ये फैसला हमारा नहीं है, कोई भी हुकूमत इलेक्शन का फैसला नहीं करती। ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन को। हमारी तरफ से परसों नहीं, गुजरे हुए कल पे इलेक्शन करवा के देख लो, कोई हर्ज नहीं है। हम आइन के मुताबिक चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।